नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम राजपथ पर आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस राजपथ पर कल ही हमने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं, चुनावी दौरे पर हैं और दो चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया है। और जमुई और गया, अभी थोड़ी देर पहले गया में उनकी सभा समाप्त हुई है, लेकिन दोनों जगह कुछ खास सभा का अगर टोन की बात करें तो कुछ खास बदलाव दिखा। जमुई में पूरी तौर पे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पर वो हमलावर दिखे और उसके सहारे कांग्रेस से उन्होंने सवाल किया, सीधा सीधा सवाल। और जब वो बोध गया आए तो बोध गया आने के बाद पूरे गया के लोगों से उन्होंने ये संवाद, या कह सकते हैं कि एक दूसरे के संवाद स्थापित करने में उनको याद दिलाया कि इसी बौद्ध मंदिर में जो घटना घटी थी 2013 में, उस घटना के बाद जो देश में माहौल बना, क्या हमारे प्रधानमंत्री या देश के चौकीदार बनने के बाद वो माहौल आज है क्या? कोई आतंकी संगठन ये साहस दुस्साहस कर सकता है कि हमारे प्रधानमंत्रित्व काल में उसने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया हो? लेकिन भीड़ उसी तरीके से उनको रिस्पॉन्ड भी कर रही थी। मोदी का जो उत्साह 2014 के सभा में देखने को मिली, उसी तरीके का उत्साह भी दिखा। हाँ, 2015 में इसी गांधी मैदान में भी उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए थे, उस वक्त भी वो उत्साह दिखा था, लेकिन वो वोट में परिणत नहीं हो पाया था। 2015 में उनसे ज़्यादा मजबूत गठबंधन था और उस गठबंधन में बीजेपी को उस तरह की कामयाबी नहीं मिली जिस तरीके का रिस्पॉन्ड भीड़ के साथ देखने को मिला। लेकिन आज इस तमाम चीज़ों के बावजूद कई ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर मोदी राष्ट्रवाद के सहारे या भारत पाकिस्तान के सहारे या फिर आतंकी घटनाओं के सहारे क्यों जनता को एड्रेस करना चाहते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें उनके खुद के अगर योजनाओं की बात करें तो उस योजनाओं का असर गांव में दिख रहा है, चाहे उज्ज्वला योजना हो या फिर आयुष्मान योजना हो या फिर शौचालय योजना हो। उस योजनाओं का लाभ हमें लगता है कि गांव में दिख रहा है और अंतिम व्यक्ति भी खुद, अगर इस चुनाव के दौरान कल भी हमने चर्चा की थी कि वो महसूस हो रहा है। फिर भी आखिर ज़रूरत क्या? हमारे साथ मगध यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर साहब मौजूद हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे कि मोदी जी को आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि वो अभी भी 5 साल इस देश पे शासन व्यवस्था, उन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। पिछले बार 10 ईयर में बड़ी बड़ी वादे भी किए थे, इस बार हालांकि वो वादा नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान जैसे मसलों पर, आतंकवाद जैसे मसलों पर ये इतनी भाषण में इसकी प्रमुखता वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि राष्ट्र के सामने अभी जो ज्वलंत समस्या है वो पाकिस्तान ही है, जहाँ से आतंकवादी पैदा कर भारत में आतंक मचाने के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्र की सुरक्षा के जो है वो एक राजधर्म है और राजधर्म के पालन करने के लिए राष्ट्र की सुरक्षा के हित में जो कदम उठाया जाता है इस चुनाव के दरमियान, उसकी चर्चा उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन ऐसा क्या संकट है? मान लीजिए कि अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान की बात, तो भारत पाकिस्तान में पिछले 4.5 वर्षों के दौरान मतलब आखिर हमारे उनके बीच का रिश्ता में या कुछ ऐसी क्या घटनाएं घटी हैं कि हम बात बात पर हम पाकिस्तान की तो चर्चा करते हैं और उसके सहारे हम इस तरीके से चीज़ों को साधने की कोशिश, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक रंगमंच पर जो पाकिस्तान के द्वारा हमारे यहाँ भेजा जा रहा है आतंकवादी, उस पाकिस्तान को जब हम नंगा करना चाहते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 5 परमानेंट सदस्य हैं उनके एक सदस्य द्वारा जो आपत्ति उठाई जाती है और उस आपत्ति के बाद वो पुनः उसी रूप में हमारे सामने दिखाई देता है, तो इसलिए हमारे समझ से लगता है कि जनता को में एक ये संवाद देना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा समर्थन इस ढंग से रहा तो हमने जिस ढंग से कश्मीर में पहली बार ये दिखाया है वो जारी रहेगा और वो तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान का अंत नहीं हो जाए। लेकिन चाइना से क्यों आंख मिलाने में डर लगता है? ये चाइना की भी तो चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि डोकलाम का मामला हो या चाइना, अभी देखिए कि चाइना ही मसूद अजहर के मामले में वीटो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ हम नहीं बोल पाते हैं। इसलिए कि चाइना भी हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और पड़ोसी राष्ट्र जहाँ कहीं भी होता है तो हम लोग कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं उसमें है वैदेशिक, मतलब ये चाइना और पाकिस्तान पे ये चीजें लागू नहीं होती। नहीं, अरी है हमारा वो जो हमारे राष्ट्र से समर्पित। लेकिन चुनाव में इसको एक मतलब फोकस के रूप में लाना, इसलिए कि पहले वो जो होता है फ्रंट जो होता है या प्लेटफॉर्म जो होता है वो राष्ट्र का होता है और वो संसद होता है। पिछले बार आप जब आए यहाँ मोदी जी तो कहे कि हर लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे।
कई तरह के वादा उन्होंने, यही उत्तर कोयल, आज भी उन्होंने चर्चा की, उत्तर कोयल नहर की चर्चा की। 5 साल में हमें नहीं लगता है कि उत्तर कोयल नदी पर कोई नहर परियोजना पर कुछ काम, अभी हाल के दिनों में उसका वो कार्य का शुभारंभ किए हैं। तो ये मतलब ये लगता नहीं है कि उन कार्यों के जिनका वो जिन विषय का वादा किए थे उस पर आज वो चर्चा करने की स्थिति नहीं। तो सबसे बेहतर आप प्रोफेसर हैं, वो हिटलर का भी दौर रहा है, राष्ट्रवाद का इससे चरम कुछ नहीं हो सकता है। वो भी एक दौर था कि चीज़ें देश के खजाने खाली हो रहे हैं लेकिन जनता खजाने की चर्चा न करे, राष्ट्र के लेकर जो है सो हमें हमला करना है, इस तरह की सोच, इस तरह के राष्ट्रवाद में ये खतरा जरूर है, उस पर वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए तो झूठ का सहारा राजनीतिक लोग लेते ही हैं, और जो विगत 2014 में चुनाव हुआ उसमें इन्होंने भी सहारा लिया, इसमें दो मत नहीं है। आज भी देख लीजिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस भी वही सहारा ली है, जिसमें वो कह रहा है कि सारे गरीब लोगों को जो है हम 72,000 रुपया। अभी सत्ता के केंद्र पर बीजेपी है, हम सवाल सत्ता से करते हैं, सत्ता के केंद्र पे बीजेपी है, लेकिन सत्ता जिस आधार पे नहीं, जिस आधार पे आपने सत्ता पाई है हम उससे सवाल करेंगे ना कि 4 साल पहले आपने इसी गांधी मैदान में आपने वादा किया था कि हर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस पर आज चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, जैसे देखिए, इन्होंने भी कहा है कि साहब हमने जितने वादे किए उसमें कुछ वादे ऐसे अभी रह गए हैं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाई। अच्छा, एक मिनट, हम सर से भी बात करना चाहते हैं, ये एजुकेशन फैकल्टी से हैं, आपको क्या लगता है मोदी के जो 2 कार्यक्रम हुए हैं, जिस पहली सभा उनकी बिहार में रही है, लगातार सभा उनकी होगी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी तो फिलहाल ये वोट पर केंद्रित है और हम समझते हैं कि सरकार विकास करेगी। जो इसका अधूरे कार्य हैं, रोजगार को और बढ़ाने की ज़रूरत है और उस इच्छा पर और सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो जीडीपी का 6% जो उसके लिए मान्य है, वो हम चाहेंगे कि सरकार उसको जरूर एजेंडे में रखे और खर्च करे। लेकिन उस पर चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री का लगभग 45 मिनट का भाषण जमुई में भी रहा, 45 मिनट का भाषण यहाँ पे भी रहा। 2 करोड़ लोगों का वादा उस बार जरूर किए थे, लेकिन इस बार रोजगार के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, जीडीपी बढ़ाने के लिए क्या करने जा रहे हैं, किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं, ये इस बार वो अपने भाषण में नहीं, सिर्फ राष्ट्रवाद के अलावा या आतंकवादी जैसे मसले हों, आतंकवाद, उसके मसले से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। निश्चित रूप से जो प्रबुद्ध मतदाता है वो इन सब चीज़ों को चाहता है, लेकिन चूंकि पुलवामा घटना नहीं हुई है तो ये मुद्दा थोड़ा नया है और लोगों के सेंटिमेंट को ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए इस मुद्दे को भी और पार्टियां उठा रही हैं। मतलब शहादत दे सेना और राजनीति करिए आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जनतंत्र में सारी चीज़ राजनीतिक होती है और राजनीति से कंट्रोल होती है और डिसीजन राजनीतिक स्तर पर लिए जाते हैं, इसलिए निश्चित रूप से ठोस डिसीजन लेने की आवश्यकता है और सरकार ने कुछ ठोस डिसीजन लिया है जिसको जनता सपोर्ट कर रही है। मतलब इसीलिए जनता को हमारे साथ, हालांकि पहले ये जदयू से जुड़े हुए थे लेकिन अलग तरीके से सोचते भी हैं। लव जी, आपको क्या लगता है कि ये जो मोदी की सभा रही है उस सभा को आप किस नज़रिए से देखते हो? वो क्या जिस तरीके से आज याद दिलाया गया कि लोगों को एक बार जहर में फिर से, आज हम वहीं उपस्थित, वहीं से लाइव ये कार्यक्रम भी कर रहे हैं कि बुद्ध मंदिर में आतंकी हमला हो गया, क्या मेरे बाद कुछ ऐसा हुआ इस जगह पे, जबकि हाल ही में सीरियल बम यहाँ से बरामद हुआ था। तो ये इस किस माइंड से, ये कौन सा माइंड गेम हो रहा है? देखिए, मोदी जी बहुत ही चालाक पॉलिटिशियन है। जमुई में जो उन्होंने भाषण दिया वो जमुई के अनुसार था और उस बीच में कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं आया था। कांग्रेस का मैनिफेस्टो 1 बजे के बाद आया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में चाहे हम जो भी कह लें, अभी तक का जितना भी मैनिफेस्टो रहा, चाहे जितना भी वो उसको छलावा कह लें, जो भी कहें, अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे, मैनिफेस्टो पे बात नहीं, हम सिर्फ ये बात करेंगे मोदी के 2 सभा में जिस तरीके से उनका फोकस रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या है वो, किस तरह की पॉलिटिक्स है? जैसे सबसे बड़ी बात है कि एक जो उसके पहले था उसके अनुसार बोल रहे थे और दूसरा जैसे ही मैनिफेस्टो आया उसके बाद उन्होंने सीधे हिंदुत्व पे छोड़ दिया। आपने हिंदू आतंकवाद की बात यहाँ पे सुनी, गया चूंकि प्रयोगशाला है और विष्णु की नगरी है, सबको मृत्यु पर्यंत यहाँ आना होता है, जिसको पिंडदान के लिए लोग आते हैं और सबसे ज़्यादा हिंदू लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए उन्होंने फोकस किया और यहाँ के 3-4 लोकसभा के बनावट को देखते हुए उन्होंने ये बात रखी है और इसको मोदी जी ने बिल्कुल सोची समझी तरीके से, क्योंकि अभी वोट एक जो टेम्पो पकड़ना है, जैसे उदासीन मतदाता थे उसको जोश में जागृत करने के लिए हम हिंदू मुस्लिम करेंगे या हम
भारत पाकिस्तान करेंगे तभी वो मतदाता जागरूक होगा। अच्छा, ये आपको लगता है कि जो उनका बीजेपी का जो परंपरागत वोटर रहा है, या शहरी लोग रहे हों या फिर व्यापारी कम्युनिटी के लोग रहे हों, या जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनको उनके अंदर जो उदासीनता है उनके कुछ फैसले की वजह से, ये राष्ट्रवाद के सहारे उनको फिर से वो चाहते हैं कि उसी तरीके से एग्रेशन आए और 2014 की तरह वो मतदान केंद्र पर जाए? बिल्कुल, यही बात है जो मोदी जी को बार बार राष्ट्रवाद के तरह खींच रहा है। नहीं तो मोदी जी की योजनाएं गांव में पहुंची है। आपने भी देखा होगा कि गांव का अंतिम व्यक्ति भी जिसको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला हो, आयुष्मान भारत का लाभ मिला हो, उनके शौचालय का लाभ मिला हो, सुरक्षा की बात थी, मोदी जी ने सुरक्षा की बात इसलिए इतनी जोर से उठाई। यहाँ जबकि आपको याद होगा कि उनके शासनकाल में भी लोएस्ट बम ब्लास्ट हुआ, उसमें गृह मंत्री को भी यहाँ आना पड़ा था, राजनाथ सिंह जी को प्रोग्राम देने आना पड़ा था। लेकिन चूंकि वो जानते हैं कि जितनी जोर से वो बोलते हैं, उसके बाद जो नवयुवकों का नब्ज पकड़ते हैं, जो मोदी मोदी होता है, वो मोदी मोदी लोगों को उत्साहित करता है। और उसके बाद रास्ते पे जो पब्लिक जा रही थी, अगर आप उस सभा में होंगे तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मतलब वो टेम्पू पकड़ा के गए। यहाँ आसपास के औरंगाबाद लोकसभा सीट में जो भी उदासीनता रही हो, उसमें उन्होंने तेजी डाली है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। गया लोकसभा सीट में, हाँ, एक सीट जहानाबाद है जहाँ एक प्रयोग किया है, वहाँ पे वहाँ बहुत तरह के एक सिचुएशन है, अति पिछड़े को लड़ाकर एक प्रयोग किया है। वो उस पर हम चर्चा नहीं, हम सिर्फ क्या कहते हैं आज के मोदी के स्पीच पर हम केंद्रित रहेंगे। आपको भी ये लगता है कि जो उनका बीजेपी का जो कोर वोटर रहा है, वो वोटर नोटबंदी की वजह हो या फिर जितने तरह के आप रोजगार का मसला हो, क्योंकि वही कोर वोटर सबसे ज़्यादा रोजगार, जीएसटी का मसला हो, सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग के लोग परेशान हैं, तो उन अपने कोर वोटर को उत्साहित करने के लिए, या उनके अंदर में एक मसला है जो इस मसले पर, क्योंकि हम ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है, मतलब हम लोग विचारों को लेकर बात करते रहते हैं, ऐसे लोगों में उत्साह भरा जाए या उत्साहित उन्हें किया जाए, ये आप भी मानते हैं कि या एक ये वजह हो सकती है? नहीं, अगर ये वजह होती, क्योंकि जब जीएसटी आया, नोटबंदी हुआ, तो इससे जितने भी लोग प्रताड़ित थे उनकी आवाज़ मुखर थी सरकार के विरुद्ध। लेकिन अचानक ये जो पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद सारा सब कुछ परिवर्तित हो गया और सारा वोट कंसंट्रेट हो गया राष्ट्र के प्रति। नहीं, वो तो है ही, लेकिन उसको आप मतलब बार बार, एक तो पुलवामा की घटना घटी, फिर आप एक सैटेलाइट लॉन्चिंग हुआ, तो आप इस तरीके से बात किए जैसे लगता है कि आपने पाकिस्तान के किसी प्रक्षेपास्त्र को आपने मार गिराया हो। मतलब ये जरूरत महसूस हो रही है इनको बार बार ये गया में आके ये चर्चा करना है कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। ये आपको लगता नहीं है कि जो उनके समर्थक वर्ग हैं उनको थोड़ा एग्रेशन में लाएं कि भाई आप 11 तारीख को मतदान केंद्र पर जाइए, लोगों को ले जाइए और उनको वोट दिलवाइए? नहीं, ये तो जनतंत्र के लिए अच्छी बात है कि आप मतदान केंद्र पर हर मतदाता जाए। ये तो कोई भी पार्टी का हो या हम आप हैं, सभी लोग ये करें कि जो अभी तक मतदान केंद्र तक नहीं जाते हैं किसी कारणवश, वो मतदान केंद्र तक, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि आप कैसी सत्ता चाहते हैं। चलिए अब हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और चीज़ों को समझने की जरूरत है कि आखिर उस जो इस इशारे में ये मोदी के समय भी ये शैली, लालू यादव की भी अगर शैली अगर गौर करिएगा तो वो भी एक वक्त था, जमाना था जब मोदी की तरह लालू भी इशारे में बात करते थे। वो अपने जो समर्थक होते थे उनको किस तरीके से हम संदेश दें, वो उस वक्त भी ये जो राजनीतिक शास्त्र के जानकार रहते थे वो उनके शब्दावली पर या उनके बॉडी लैंग्वेज पर चीज़ों को समझते थे कि वो अपने वोटर को क्या कहना चाहते। कई तरह की चीज़ें वो उन्होंने भी प्रयोग किया है, तो मोदी कहीं न कहीं उन प्रयोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी विशेषज्ञों की राय है। लेकिन इस पर हम चर्चा जारी रखें, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी के बिहार दौरे का और उनका जो चुनावी दौरा, तूफानी दौरा रहा है। 4 सीटों पर चुनाव है, 2 जगहों पे वो उन्होंने जमुई और गया लोकसभा क्षेत्र में
सभा को संबोधित किया और हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि उसके सभा के पीछे मकसद क्या रहा, सभा के पीछे वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में मैसेज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि गया के ही सभा के सहारे हम देश के किसी अन्य हिस्से में जो हमारे विचार से सहमत लोग हैं उनको हम किस तरीके से संदेश पहुँचाते। ये 2014 के मोदी में और 2019 की मोदी में, आप गया 2014 में भी मोदी आए थे, इस बार भी मोदी आए। न इस बार उनके भाषण में रोजगार की चर्चा थी, न किसानों को लेकर कोई चर्चा हो रही थी, या बाकी हम आने वाले, हाँ ये उत्तर कोयल की नहर की चर्चा उन्होंने जरूर की है। हाँ, जो वो शायद हमें लगता है कि उनको उनके याद के जहन में, लेकिन डालमिया नगर को डेवलप करने की भी चर्चा उन्होंने की थी। तो चुनाव में जो चुनाव का जो कह सकते हैं कि जो एक मैंडेट का जो सिस्टम है इस देश में, उसमें इस तरह के मुद्दे का कोई मतलब अब नहीं है क्या, ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और इसको भी उठाना चाहिए था, लेकिन जो ये मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को भी उठाना चाहिए था। ये अच्छे हैं और धीरे धीरे इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। और जैसे बाद में रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लेकिन जैसे रेलवे को ले लीजिए, बहुत बाद में मतलब लास्ट में नौकरियां निकली हुई हैं जिसके अभी लास्ट डेट समाप्त ही हुए हैं, कुछ की चल रही हैं। ये तो बच्चे भी कहते हैं कि भाई 5 साल तक आपने जो पटना और या गया हेडक्वार्टर में रह के जो तैयारी की है, अब ये 5 साल में तो आप रिजल्ट नहीं निकाल पाए। बहुत सारी परीक्षाएं आप लिए थे और आप उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकाल पाए, और अभी इलेक्शन घोषणा होने से पहले 1.5 लाख के वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो जो नौजवान है वो भी समझ रहे हैं कि इसके पीछे नौकरी के अलावा, मान लीजिए सरकार ही नौकरी सिर्फ वही जनरेट, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, वो एजेंडे में नहीं है। वो एजेंडे में नहीं है, लेकिन ये जो पार्टियां हैं वो मुख्य रूप से ये जो मतदाता है वो थोड़ा व्यापक देखता है कि किस तरह से मतलब इस सरकार को अभी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। वो समझते हैं कि अभी हमको सपोर्ट मिलेगा और सरकार है, इसलिए वो जो युवा हैं, जो और लोग हैं, उनको मतलब सेंटिमेंटल रूप से वो प्रभावित रखना चाहते हैं कि नहीं अभी हम काम करेंगे, और इसलिए इस तरह के भाषण वो दे रहे हैं। लोगों का विश्वास भी है कि वो इस काम को कर लें, भरोसा है। अच्छा सर, ये और आपको क्या लगता है कि उनको फोकस करना चाहिए था? विकास के मुद्दे पर तो 2 विकास जो यहाँ है वो बरसों से पेंडिंग है। जैसे एक था कि गया से आपको डोभी चतरा तक रेलवे लाइन का, वो लालू जी के रिजीम में ही इसकी घोषणा हुई। कुछ कार्य भी उसमें ये हुए, जो चला था कि साहब दुमुहान से दक्षिण से या पश्चिम से वो रेलवे लाइन जाएगी। आज नीतीश जी ने एक बड़ी बात कही है कि बिहार में 50,000 करोड़ सड़क निर्माण में केंद्र से हमको सहायता मिली है और सड़क, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा है कि लगभग 2-3 वर्षों से हम गया जब भी आते हैं, सड़कों का हाल आप कहते हैं कि दुनिया के सामने हम अपनी जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मोदी जी दिखा रहे हैं, और ये जो पूरा दुनिया के लोग जहाँ जिस धरती पे आते हैं, गया पे जरा सड़कों का हाल उनको ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश का चरित्र उनके सामने। डोभी से पटना जो है वो कितने वर्षों में तैयार होगा, और ये इस सड़क की हालत तो यहाँ से आप चले जाइए तो आपको गया के बाद जो है, गया से लेकर के और मसौढ़ी तक जो जितनी बदतर स्थिति है, और ये नेशनल हाईवे है, इसलिए तो 4 लेन से भी जुड़िए, 4 लेन का भी हाल देखिए। तो ये सब तो है, विकास के नाम पर जो है ये जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है, और अगर है तो कहीं न कहीं लूट है, और अगर ये लूट है तो देखने का दायित्व भी आप ही का है। नहीं, एक और बात उन्होंने कहा कि पर्यटक जो है, बोधगया में हमने माहौल बनाया तो पर्यटक जो लोग आते थे उसमें काफ़ी संख्या बढ़ी है, इसके कारण बोधगया के इलाके में रोजगार का सृजन हुआ। आप यहीं रहते हैं, प्रोफेसर हैं, क्या आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया क्या? ना, जैसे देखिए वो तो जैसे जैसे शहरीकरण जिस किसी भी क्षेत्र का होगा, तो शहरीकरण होने के बाद वहाँ तो आबादी बढ़ेगी, और आबादी बढ़ेगी तो लोगों का जो डिमांड होगा वो बढ़ेगा, और डिमांड होगा तो उसके कंजम्पशन के लिए मार्केट और ये सारी चीज़ें होगी। तो ये तो अब सीधा सवाल देखिए, अब हम भी छात्र रहे हैं, आप शिक्षक हैं, सीधा सवाल ये है कि क्या वाकई में मोदी जी का ये कहना था आज कि बोधगया में जब से हमने माहौल बनाया, पर्यटक करोड़ों में पर्यटक आ रहे हैं, और यहाँ जो अर्थव्यवस्थाएं हैं पूरी तौर पर इस इलाके की अर्थव्यवस्थाएं बदल गई हैं, क्या वाकई में ये हकीकत है
आप शिक्षक हैं, हमें लगता है कि आप कह सकते हैं कि उस नैरेटिव को भी समझते होंगे, तो थोड़ी ईमानदारी से आप भी बताइए कि क्या कुछ बदलाव नहीं दिख रहा है? नहीं, कुछ तो बदला, देखिए कुछ शब्द जो है नहीं, कुछ बदलाव तो है। नहीं, देखिए भेग मत कीजिए, आप शिक्षक हैं, नहीं देखिए कुछ मत कीजिए। आपने कहा कुछ बदलाव, नहीं, कुछ शब्द वो जो बड़ी है बात वो इंगित करता है कि कुछ बदलाव तो है। वो बड़ी बात उन्होंने कही है कि करोड़ों लोग पर्यटक, विदेशी पर्यटक यहाँ आए हैं, इस वजह से जो है सो रोजगारों का सृजन बढ़ा है इस इलाके में। जहाँ से लेके वहाँ तक जो है, पहले यहाँ कुछ नहीं था। ये टूरिस्ट असिस्टेंट सेंटर जो है देख रहे हैं, मोबाइल सेंटर देख रहे हैं, फलना है, ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं आप, यहाँ से जब नीचे उतरते थे तो इधर 2-4 मार्केट थे, बाकी कहीं कुछ नहीं था। तो ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं सर, हम 2014 में आए हैं यहाँ पे, हम तो आते 2000 बम विस्फोट के बाद जितनी इधर दुकानें थी इसको जरूर उस तरफ शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, यहाँ की जो दुकानें, यहाँ की दुकानें तो आपने वो भी उधर कहाँ शिफ्ट हुआ, ना उधर शिफ्ट हुआ, ना जहाँ कहीं भी शिफ्ट हुआ, जहाँ कहीं भी वो लगा हो। और ये इस रोड में दुमाहान का जो आपका रोड है, जो हमें लगता है कि जो पहले स्थिति थी 2014 में आज की स्थिति नहीं, बहुत परिवर्तन हुआ। दुकानें जो है ना, वो दुकानें बहुत बनी। एक चीज़ जरूर है कि जितने भी सर्किट वाले लोग हैं वो उन लोगों का पहले से था, और या पहले बना करके रखे थे। हालांकि बंगला उंगला देश वाला जो ये है वो सब तो रिसेंट बना है सब, इसलिए डेवलपमेंट तो हुआ है डेवलपमेंट में, लेकिन वो स्थानीय डेवलपमेंट है जिसमें सरकार का कहीं कुछ योगदान नहीं। सरकार का तो आप देख रहे हैं कि पर्यटक जो स्थल है यहाँ का, वो पर्यटक निगम जो है वो देख रहे हैं मृत प्राय है। यहाँ से बसें खुलती थी। सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें लगता है कि याद करिए एक बात जो आप लोगों को हाईलाइट करना चाहिए कि बोध गया को जब आप कहते हैं कि इंटरनेशनल प्लेस है, टूरिस्ट सेंटर है, तो बोध गया से टूरिस्ट बस जो पटना के लिए जाती थी सुबह 7, उसको आपने बंद कर दिया। हाँ। और बार बार जनता की मांग के अनुसार आप ये कहते रहे कि साहब हम तुरंत ही शुरू करने वाले हैं, एसी बस चलेगी, वोल्वो बस चलेगी, लेकिन आज तक कहीं कुछ दिल्ली मतलब जा रही है। मजदूर को अगर दिल्ली भेजना है तो बसें आप भेज रहे हैं, लेकिन पर्यटक को अगर पटना से गया ले जाना है तो इसके लिए आपके पास बस नहीं। पर्यटक को है, चाहे यहाँ के स्थानीय संजय अग्रवाल जी यहाँ डीएम भी रहे हैं। हाँ। और आज पर्यटन विभाग के वो ये परिवहन विभाग के सेक्रेटरी भी। अच्छा चलिए, अगर हमारा वो कार्यक्रम देख रहे होंगे तो उनके जेहन में ये सवाल, और पटना पहुँच के हम ये सवाल करें, लेकिन एक चलते चलते हम आपसे ये सवाल करेंगे कि ये याद करिए जब 2013 में ये यहाँ पे घटनाएं घटी थी तो बिहार सरकार बहुत आरजू विनती करके CISF का मांग किए थे कि CISF के हवाले बुद्धिस्ट मंदिर करें। CISF इस तरह के जो इलाके हैं उसके लिए एक्सपर्ट हैं, उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत आप कहते हैं कि हम बिहार को लेकर चिंतित हैं। आज भी हम देखते हैं कि वो बिहार पुलिस के हवाले है। एक CISF भी आप देने की स्थिति में, जबकि लगातार थ्रेट है बांग्लादेश के लेकर, जो थ्रेट है वो आप साफ महसूस कर रहे हैं। हाल के दिनों में भी NIA की टीम आई है, जगह जगह पर बम बरामद हुआ है। तो ये आप किस देश की बात करते हैं, किसकी जिम्मेवारी का, किस सुरक्षा की बात करते हैं? मतलब यहाँ अगर पास में पाकिस्तान नहीं है तो आपका जो अपना USB है वो आपसे नहीं सध रहा है, तो फिर इस पर नज़रअंदाज हम करते जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर ये खिलवाड़ नहीं है। नहीं, सुरक्षा के साथ तो होनी चाहिए, लेकिन अब ये सुरक्षा की जिम्मेवारी उनकी है, और जिससे सुरक्षा मिल रही है हमको लगता है कि सशक्त और चुस्त उसको रहना चाहिए ताकि सुरक्षा हमको मिलती रहे। कोई किसी से कम नहीं होता, चाहे वो BMP का हो, वो भी जवान है। नहीं, आप देखिए, आप ऐसे मत करिए सर जी, ऐसा मत करिए आप। अब देखिए दोनों में बड़ा फर्क है, एक एक्सपर्टीज के साथ है, और जबकि ये इंटरनेशनल जगह पे है, ये जगह इंटरनेशनल जगह है। यहाँ पे कुछ भी घटनाएं घटेंगी तो इंटरनेशनल जगहों पर देखिए, लगातार पहले ये थ्रेट नहीं था एक चीज़ है कि अभी हमारे बिहार में भी जो पुलिस वर्ग हैं और उनमें कमांडो वगैरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, और उस कमांडो की ट्रेनिंग में उन लोगों को वही ट्रेनिंग दी जा रही है जो हमारे CRPF वगैरह को है। या दिल्ली से आके NIA बम निकाल रहा है, आप इतना ही ट्रेंड है जो आपको पता नहीं है कि बम कहाँ पे लगा हुआ है। दिल्ली से आके NIA की टीम आके निकाल रहा है। सर अच्छा चलिए लब जी, अब हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं। हम ये बताइए कि चीज़ों को जिस तरीके से रखें, हालांकि कई तरह के सवाल हैं जिस सवाल के सहारे बोध गया का जवाब ढूंढे, लेकिन ये 2-3 चीज़ें जो वो बताए हैं, सड़क की स्थिति, तो वो बोध गया का ये 50,000 करोड़, नीतीश कुमार ने कहा कि 50,000 करोड़ सड़क के क्षेत्र में हमको केंद्र से मिला है। मतलब केंद्र के साथ आए हुए 1 वर्ष उनका अधिक समय हुआ है कि हमको मिला। वो सड़कें कहाँ बन रही है? अगर हम बोध गया की बात करें या GT रोड की बात करें जो आज 4 लेन है, वो औरंगाबाद से आज कल ही पटना ये बोध गया है, आप भी देखे, वो आखिर वो सड़कें बन कहाँ रही है? देखिए,
1 साल 1.5 साल हुआ नीतीश जी को, काम अभी अलॉट हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, सड़कें बनेंगी। लेकिन जिस तरह का काम हो रहा है और ये जो तरीका है, अभी चुनाव के समय में चूंकि जानते हैं कि इस पर कोई वोट में बहुत फर्क नहीं पड़ना है, मोदी जी ने बहुत ही चालाकी से यहाँ के लोगों का नब्ज पकड़ा और नब्ज पे भाषण दिया है। उसमें उन्होंने कभी सड़कों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि लोग सुनने मोदी जी को आए थे। नीतीश कुमार जी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, जो गिनानी थी। 11,000 करोड़ पूर्व भी बकाया था। नीतीश कुमार जी पहले भी कहते थे आप शासन में रहे होंगे, केंद्र पर हमारा बकियौटा था, लेकिन वो चीजें है ही नहीं। वो चीजें गौन करने की राजनीति है और मोदी जी ने बहुत ही चालाकी से और बहुत ही कुशल राजनीति का परिचय देते हुए अपने भाषण पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान फोकस किया, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझती है। अगर हम चाइना को फोकस करेंगे तो उससे हमारा एक वोट इधर से उधर नहीं होगा। चाइना पाकिस्तान से बहुत बड़ा दुश्मन है। आज से पहले समता पार्टी के संस्थापक जॉर्ज फर्नांडिस का एक लेख था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया का सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा इस विश्व में तो चाइना होगा। लेकिन हम उस ओर नहीं जाते, क्योंकि हमारी जो रियाया है, हमारी जो जनता है, पाकिस्तान के साथ भी ये मजबूरी है। पाकिस्तान की जनता भी हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझती है। वहां के भी हुक्मरान कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध कर रहे हैं। वक्त काफी कम है। एक सवाल इनसे, आखिर क्या होना चाहिए? ये जो राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम 70 सालों से इस देश में चल रहा है, क्या होना चाहिए? क्या बदलाव की बात? पारदर्शिता होनी चाहिए, विकास की ओर उन्मुख होना चाहिए, रोजगार की तरफ उन्मुख होना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। सर, आपसे भी ये सवाल रहेगा कि आखिर इस राजनीति को हम लोग जब से होश संभाले, हम लोग भी देख रहे हैं, आप पहले से देख रहे होंगे कि वोट के लिए, इसका ये मतलब है कि जनता के मुद्दों पर आप अगर सवाल जवाब नहीं हो रहा है तो अभी भी पॉलिटिशियन ये समझते हैं कि इनको किसी तरीके से 5 साल में एक बार आना है। मतलब कबूतर शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। ये जनता बोलते रहे, हम मीडिया वाले बोलते रहे, आप शिक्षकगण बोलते रहे, लेकिन होता यही है। तो ये वो महसूस कर रहे हैं कि भाई अभी भी हालात कमोबेश वही स्थिति है। जनता को जितना आप टोपी पहना सकते हैं, जो बेहतर टोपी पहना सकता है वो सत्ता के शिखर पर पहुंच सकता है। ये जो माइंडसेट है, पॉलिटिशियन तो जनता को इसी तरीके से सोचते हैं कि इनको टोपी पहना देना है, 5 साल में फिर मुलाकात होगी, 15 लाख की चर्चा नहीं कहेंगे ये जुमला है। तो ये जो प्रवृत्ति बढ़ी है, इसके क्या हो सकता है? मतलब क्या आप एक विकल्प की तरफ की बात? ये तो सब जवाब आप ही दे चुके हैं कि साहब, राजनीतिक नेता लोग जो हैं वो जनता की नब्ज को पकड़े हुए हैं। जैसा आपने पहले भी कहा कि लालू जी की भाषा जो थी वो जनता और ग्रामीण की भाषा थी, जिसको लोग जानते थे और लालू जी भी समझते थे कि हमको कहाँ क्या बोलना है। आज मोदी जी भी वही कर रहे हैं, कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस ढंग से उसको परोस देना है, ताकि लोग जो है आनंदित हो जाएं। चलिए अब ये राजपथ कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। हमारी कोशिश यही थी कि जनता इन चीज़ों को समझिए कि भाई आप राजनीति जिस दिशा में ले जाने की कोशिश पॉलिटिशियन करते, देखिए 5 वर्ष में एक बार हमें आप सब तमाम लोगों को मौका मिलता है, लेकिन जब वो उस मौके को वो किस तरीके से भुनाने का काम करता है, वो तमाम हमारे जो आसपास के तमाम जो हालात हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ इस देश में नमक से लेके प्लेन तक का किराया हो या जो कुछ भी है, वो हमारे राजसत्ता में बैठे हुए जो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए राजनेता वो तय करते हैं। हमें क्या पढ़ना है, हमें किस तरीके से किस माहौल में पढ़ना है, वो भी वही तय करते हैं। तो जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम लोग अपने नेताओं के ऊपर छोड़ चुके हैं, तो हमें एक बार जिम्मेवारी के एहसास के साथ ऐसे लोगों के साथ जो सिर्फ भरोसा देते हैं, जो सिर्फ वादे करते हैं, और जब वादे के कोई भी पॉलिटिशियन हो, सभी पॉलिटिशियनों को ये सबक सिखाने की जरूरत है कि भाई आप सिर्फ भरोसा की बात मत करिए, आप कुछ ठोस देश के लिए करिए। चलिए ये कार्यक्रम राजपथ यही समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।